द आर्ट ऑफ स्टिलनेस बाय पीको अय्यर। अकेले शांत माहौल में बैठने से आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट होता है। पीको अय्यर ने अपनी जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा दुनिया घूमते हुए गुजारा है, क्यूबा से तिब्बत और ईस्ट से आयरलैंड तक। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि उनके लिए सब रिफ्रेशिंग ट्रिप कहीं न जाकर और शांति से बैठना है। क्योंकि इस तेजी से दौड़ती जिंदगी में अगर हम वक्त वक्त पर ठहर कर चीज़ों को और ख़ुद को समझने की कोशिश नहीं करते हैं तो हमें ऐसा महसूस होने लगेगा कि हम अपनी ज़िंदगी संभालने में नाकाम हैं। शांति से बैठने के चलते हम अपना पर्सपेक्टिव एक्सप्लोर कर सकते हैं और ये हमारी यादों को नॉलेज में तब्दील कर देता है। इस समरी में आप जानेंगे कि कैसे प्राउस्ट और एमिली जैसे काबिल लोगों ने अकेलेपन से ही जिंदगी का मतलब जाना और क्यों आज के ज़माने में थोड़ा वक्त ठहर जाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। इस समरी में आप जानेंगे कि कैसे लियोनार्डो कोहेन एक टॉप पॉप सिंगर से ज़ेन मॉन्क बने, क्यों मैथ्यू रिकॉर्ड को दुनिया का सबसे खुशहाल इंसान समझा जाता है और क्यों आपको एक दिन रेस्ट में यानी स्टिलनेस में गुजारना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 1998 में ऑथर पीको अय्यर अपनी जवानी के ज़माने के हीरो सिंगर सॉन्ग राइटर लियोनार्डो कोहेन से मिले। उस वक्त उनकी जिंदगी का सरप्राइजिंग दौर चल रहा था। अरमानी सूट पहनने वाला कामयाब सिंगर ज़ेन मॉन्क के कपड़े पहन रहा था और लॉस एंजलिस के बाहर वाले पहाड़ों में मौजूद ज़ेन मॉन्क के मठ में रह रहा था। इस ज़ेन मठ में कोहेन का नाम ज़िकॉन हो गया था, जिसका मतलब दो थॉट्स के बीच का साइलेंस होता है। वो इस मठ में ज़ेन टीचर जोशु ससाकी के असिस्टेंट और स्टूडेंट थे। वो अपने दिन का ज़्यादातर वक्त साइलेंट यानी शांति से मेडिटेशन करने, सेंटर के काम करने और दुनिया की बिना किसी परवाह के ससाकी के साथ बैठने में गुजारते थे। ऑथर की तरह कोहेन भी ट्रैवलर थे। उनकी डेब्यू एल्बम में 4 सॉन्ग्स थे, जिसमें दुनिया भर की ट्रैवलिंग की गई थी। पहले गाने में वो अपने लवर को अलविदा कहते हैं क्योंकि उन्हें वक्त में खो जाना है। जब कोहेन ने अय्यर को बताया कि उन्हें शांति से बैठना ही सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट लगता है तो अय्यर हैरत में पड़ गए। सोचने लगे, क्या सच में कोहेन सीरियस हैं? क्योंकि वो हमेशा अपनी कुछ अलग और उल्टा करने की आदत के लिए ही जाने जाते थे। लेकिन कोहेन अपनी ज़ेन प्रैक्टिस को लेकर सीरियस थे। इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें कोई रिलीजियस डिवोशन में दिलचस्पी आ गई थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी भर के डिलेमा का और गलतफहमी का सामना कर उसको दूर करना चाहते थे। कोहेन सोच रहे थे कि अगर वो यहाँ नहीं होते तो क्या कर रहे होते। शायद किसी नई लेडी के साथ सेटल हो गए होते, कोई नया ट्राई कर रहे होते या फिर महंगी वाइन पी रहे होते। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी ज़िंदगी के खालीपन के लिए ये स्टिलनेस सबसे लग्जीरियस है। उनके नए गाने इन्हीं सब चीज़ों को रिफ्लेक्ट करते हैं। उन्होंने ज़ेन सेंटर की ज़िंदगी के बारे में बताया। आई नीडेड सो मच दैट नथिंग टू टच उनके सॉन्ग का टोटल था। अय्यर कोहेन की मौजूदा ज़ेन सेंटर की ज़िंदगी और दुनिया के पॉपुलर पॉप स्टार के तौर पर उनकी ज़िंदगी के बीच के फ़र्क से हैरत ज़दा थे। लेकिन ऑथर ने भी कुछ ऐसे ही इम्पल्स का एक्सपीरियंस किया था जो कि इतना एक्सट्रीम नहीं था। 29 साल की उम्र में ऑथर के पास वो ज़िंदगी थी जिसका सपना उन्होंने बचपन से देखा था। वो टाइम मैगजीन में जर्नलिस्ट थे और दुनिया भर के इंसिडेंट्स के बारे में लिखते थे। उन्हें काफ़ी दिलचस्प असाइनमेंट मिलते थे जिसके लिए उन्हें ट्रैवल करने की ज़रूरत होती थी। वो न्यूयॉर्क शहर में पार्क एवेन्यू और 20th स्ट्रीट के एक अपार्टमेंट में रहते थे। उन्होंने बाली से अल साल्वाडोर तक हर जगह छुट्टियां मनाई थी, लेकिन उन्हें हमेशा लगता था कि जैसे कुछ छूट रहा है। वो इतनी तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे कि ठहर कर कभी खुद से ये सवाल करने का मौका नहीं मिला कि वो हकीकत में खुश हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी जॉब छोड़कर न्यूयॉर्क सिटी से बाहर जापान के टोयोटो में साल भर गुजारने का फैसला किया। कहीं ना जाकर हम अपने अंदर दुनिया के लिए मौजूद पैशन की खोज कर सकते हैं। उस वक्त अय्यर ये नहीं समझ पा रहे थे कि उन्हें अपनी अच्छी खासी शानदार जिंदगी छोड़कर टोयोटो के कमरे में बसर करने की क्या ज़रूरत है। उनके फादर ने उन्हें एक स्यूडो रिटायर बन जाने के लिए खूब डांटा। आखिरकार उन्होंने अय्यर को एक ऐसे इंस्टीट्यूट में भेजा था जिसका मकसद अय्यर को कहीं पहुंचाना था, ना कि कहीं न जाने का फैसला ले लेना।
लेकिन जब उन्होंने आत्म अवलोकन किया, जिसे अंग्रेजी में रेट्रोस्पेक्ट भी कहते हैं, तो उन्हें समझ आया क्योंकि जिंदगी का मकसद कहीं ना जाना ही है। उन्हें अपनी जिंदगी में चल रहे मसलों से दूर जाने की जरूरत थी ताकि वो जिंदगी के हर पल को समझ और अप्रिशिएट कर सके। जिंदगी का मतलब सिर्फ हमारे दिमाग में ही होता है, और जब ये दिमाग बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन से भरा हो तो पूरी तस्वीर देख पाना मुश्किल होता है। कहीं न जाने या गोइंग नोवेयर को समझने और डिस्क्राइब करने का एक तरीका शांति से कहीं बैठकर अपने अंदर झांकना भी हो सकता है। हालांकि अय्यर और कोहेन ने इस स्टिलनेस को ढूंढने के लिए कहीं और जाने का फैसला किया। आपको फिजिकल तौर पर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हेनरी डेविड थोरियो ने लिखा था, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना दूर जाते हैं, अक्सर ज्यादा दूरी बुरी ही होती है, मानी ये बात रखती है कि आप अंदर से कितने जिंदा हैं। थोरियो अपने वक्त के बेहतरीन एक्सप्लोरर में से एक थे, लेकिन वो मेडिटेशन और अंतरात्मा से अपने रिश्ते के लिए ही जाने जाते हैं। इसीलिए कहीं न जाने का मतलब वैकेशन पर जाना भी नहीं है। ट्रैवल करने की कई वजह हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ इसीलिए कहीं जाने का प्लान बनाना कि आप उदास महसूस कर रहे हैं आपके मेंटल प्रेशर को ही बढ़ाएगा, क्योंकि आप कहीं भी चले जाएं, आपका एक्सपीरियंस आपके नज़रिए के मुताबिक ही होगा। इसीलिए आपको स्टिलनेस एक्सपेक्ट करने और अपने आप में खो जाने के लिए तैयार रहना होगा। हालांकि अय्यर को फाइनेंशियली डिपेंडेंट होने के लिए दोबारा राइटिंग प्रोफेशनल में वापस आना पड़ा, लेकिन चाइना, नॉर्थ कोरिया, लंदन, पेरिस, तिब्बत जैसी जगहों पर जाने के बाद उनके अंदर कहीं न जाने की ख्वाहिश बढ़ती जा रही थी। इसीलिए वो कैलिफोर्निया में अपनी माँ से मिलने गए और उसके बाद रिट्रीट हाउस चले गए। एक बार जब वो समुद्र के किनारे कहीं दूर छोटे से कमरे में चले गए तो उनके मन का शोर खत्म होने लगा। उस घर में स्टिलनेस और कॉमनेस का जादू था। उसका असर ये हुआ कि उसके बाद उन्होंने अपने आप को सीरियसली लेना छोड़ दिया। उन्होंने वहाँ सिर्फ 3 दिन गुजारे, लेकिन इस थोड़े से वक्त में उनके अंदर अलग ही ताजगी और जोश आ गया था। एक बार वो फिर उस घर में लंबे वक्त के लिए लौटे और धीरे धीरे अपनी जिंदगी में स्टिलनेस एक्सपेक्ट करने के लिए इंस्पायर हुए। वो और उनकी वाइफ जापान चले गए, जहां वो एक डॉल्स हाउस अपार्टमेंट में रहते हैं, जिसमें बेडरूम, टीवी, कार, बाइक जैसी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़कर राइटर्स प्राउड्स और रिकॉर्ड ने अपनी अपनी जिंदगी की बेहतरीन जर्नी शुरू की। एक राइटर के काम के लिए स्टिलनेस बहुत ज़रूरी होती है। शांति से स्टिलनेस में बैठकर ही राइटर्स किसी एक्शन को आर्ट में बदलते हैं। जापान में अय्यर की डेस्क पर उनका एक कंपेनियन हमेशा उनके साथ रहता है। फ्रेंच राइटर मार्शल प्राउस्ट एक दौर के सोशल क्लाइंबर, प्राउस्ट राइटर के तौर पर बेहतरीन परफॉर्म करने और यादों को तभी पेपर पर उतारने में कामयाब हुए जब वो सोसाइटी के शोरगुल से एकदम दूर हो गए। अलग और अकेले रहकर उन्होंने 19वीं और 20वीं सेंचुरी की हाई सोसाइटी और वॉर टाइम के बारे में एक बेहतरीन प्रोज लिखा। स्टिलनेस में ही बैठकर प्राउस्ट ने अपनी 7 वॉल्यूम वाली नॉवेल का आइडिया इवॉल्व किया। पल भर ठहरने वाले मोमेंट्स को अपने जहन में लंबा और परमानेंट कैसे बनाया जाए, उन्होंने ये भी एक्सप्लोर किया कि हम कैसे अपने एक्सपीरियंसेस को एनालाइज करते हैं और उसे खींचतान में अपनी जिंदगी की कहानी बनाते हैं। लियोनार्डो कोहेन से मिलने के बाद उनकी मॉन्क लाइफ के बारे में लिखने के लगभग 10 सालों बाद अय्यर ने ज्यूरिख जाकर 24th दलाई लामा के बारे में लिखने का फैसला किया। वहां पर उनकी मुलाकात दूसरे बुद्धिस्ट मॉन्क राइटर मैथ्यू रिकॉर्ड से हुई। वहां पर रिकॉर्ड दलाई लामा द्वारा शेयर किए जा रहे नॉलेज को ट्रांसलेट करते थे। रिकॉर्ड एक ऐसे मॉन्क थे जिनके मॉन्क हो जाने की उम्मीद कोई भी नहीं कर सकता था। वो फेमस फ्रेंच इंटेलेक्चुअल जीन फ्रैंकोइस रेवल के बेटे थे। उन्होंने नोबेल प्राइज विनर फ्रैंकोइस जेकब से पढ़ाई करके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पीएचडी हासिल की थी, लेकिन अपने पीछे एक शानदार करियर छोड़कर वो नेपाल चले गए, जहां पर उन्होंने तिब्बती सीखी और मोंक वाले कपड़े धारण कर तिब्बती स्पिरिचुअल टीचर डिल्गो के स्टूडेंट बन गए। ये जानने के लिए कि क्यों उनका बेटा एक बुद्धिस्ट मोंक बन गया, रिकॉर्ड के फादर नेपाल चले आए और उनके बीच की 10 दिन की बातचीत ने द मॉन्क एंड द फिलोसोफर नाम की किताब को जन्म दिया, जिसमें रिकॉर्ड ने बुद्धिस्ट के साइंस ऑफ माइंड के कॉन्सेप्ट के बारे में बात की। आज रिकॉर्ड को दुनिया का सबसे खुशहाल इंसान माना जाता है। ये लक़ब उन्हें पॉजिटिव इनोवेशन और यूनिवर्सिटी विस्कॉन्सिन द्वारा कराई गई स्टडी में हाईएस्ट हैप्पीनेस लेवल प्रेजेंट करने के लिए मिला,
क्योंकि उन्होंने 10,000 घंटे का मेडिटेशन कर रखा है। क्योंकि वो अक्सर लेक्चर देने, कॉन्फ्रेंस अटेंड करने और दलाई लामा के लिए ट्रांसलेशन का काम करने में बिजी होते हैं। इसीलिए अय्यर ने उनसे पूछा कि आखिर वो जेट लैग यानी टेम्पररी स्लीप प्रॉब्लम का सामना कैसे करते हैं। उन्होंने जवाब दिया, मेरे लिए फ़्लाइट आसमान में कुछ देर की वापसी सा है। उन्होंने बताया क्योंकि फ़्लाइट में वो अपनी सीट पर बैठे रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए वो बादलों को देखते रहते हैं। उसके बाद उन्होंने बादलों को देखने की वजह बताई। उन्होंने अय्यर को समझाया कि मैं बादलों को इसीलिए देखता हूँ क्योंकि बादलों से गुजर जाने के बाद एक नीला आसमान दिखाई देता है। ऐसे ही सब्र रखने से हर बादल में नीला आसमान दिखाई देता है, मतलब हर बुरे वक्त के पीछे एक अच्छा वक्त इंतजार कर रहा होता है। स्टिलनेस एक मेहनत का काम है, उसके लिए भी जिन्होंने अपनी जिंदगी से सौंप दी। कभी कभी कहीं ना जाने का फैसला बेहतरीन आर्ट्स की इंस्पिरेशन बन सकता है, लेकिन ये परेशान करने वाली फीलिंग्स को भी जन्म दे सकता है। अमेरिकन पोइट एमिली डिकिंसन के साथ कुछ ऐसा ही था, जो मुश्किल से ही कभी अपना घर छोड़ने के लिए जानी जाती थी। एक बार ऑथर एमिली द्वारा उसकी पूरी जिंदगी के दौरान लिखे गए लेटर्स को पढ़ने के लिए अल्बर्टा के कैबिन में रुके। उनके राइटअप्स इतने असरदार थे कि ऑथर को उन लेटर्स से नजरें हटानी पड़ी। एमिली के पोएम्स इस बात का सबूत है कि कैसे अकेलेपन की जिंदगी खूबसूरती और डर दोनों की वजह बन सकती है। अपनी सेक्चुरी यानी आश्रम में अपने आप को बहुत डीपली एक्सप्लोर किया, जिसे वो स्टिल वॉल्केनो लाइफ कहती हैं। वो बताती हैं कि कैसे उन्हें मौत के साइन मिलते थे और वो अपने दिमाग में आने वाले ख्यालों की वजह से ही डर जाती थी। उन्होंने लिखा था, हमारी एक पहचान के पीछे दूसरी पहचान छुपी होती है, जो कि सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है। अमेरिकी ट्रेपिस्ट मॉन्क थॉमस मर्टन ने भी अकेलेपन की अपनी चुनी हुई जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है। उन्होंने लिखा है कि जरूरी नहीं है कि स्टिलनेस आपको खुशियां दे, स्टिलनेस खुशियों का दावा नहीं कर सकती। उन्होंने ये भी बताया कि खुशियां तब तक नहीं मिल सकती जब तक आप किसी तरह का सेक्रीफाइस ना करें। कहने का मतलब इतना सा है कि हमें खालीपन और कुछ भी ना होने की सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। अय्यर को मॉर्टन के फेथ क्राइसिस का पता तब चला जब उस बुद्धिस्ट सेंटर में गए जहां मॉर्टन ने लगभग 2 दशक का वक्त गुजारा था। मॉर्टन के पुराने स्टूडेंट ने अय्यर को वो कमरा दिखाया जहां मॉर्टन ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 2 साल गुजारे थे। वहां पर स्टूडेंट मॉन्क ने अय्यर को मॉर्टन का एक जर्नल भी दिखाया। उस मॉन्क ने बताया कि लोगों को ये कमरा दिखाने के दौरान वो मॉर्टन की स्पिरिट को महसूस करने के लिए उनकी जर्नल पढ़ लेता है। उस पैसेज में 20 साल की नर्स के साथ मॉर्टन की मुलाकात के बारे में लिखा था। 51 साल की उम्र में सर्जरी के दौरान मॉर्टन को उससे प्यार हो गया था। उस नर्स का नाम जर्नल में एम लिखा था। मॉर्टन ने अपनी जर्नल में अपने और एम के अफेयर के बारे में सैकड़ों पेज लिखे थे। 25 साल पहले स्टिलनेस में जिंदगी गुजारने का फैसला लेने के बाद एम मॉर्टन की जिंदगी में पहली लड़की थी। ये जानकर ऑथर हैरत में पड़ गए कि वो मॉर्टन, जिसे सच में स्टिलनेस के बारे में इतना ज्ञान था, वो जिंदगी के आखिरी वक्त में एक टीनेज बॉय बन गए थे। लेकिन ये ऑथर के लिए एक रिमाइंडर था कि हमारे अंदर की दुनिया बदलती रहती है, यहाँ तक कि अगर आपने अपनी जिंदगी स्टिलनेस को सौंप दी हो तब भी। ये दुनिया जितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, स्टिलनेस उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। हर दौर और हर जगह के अक्लमंद लोगों ने इंसान के बेहद डिस्ट्रैक्ट हो जाने के बावजूद इसके कहीं ना जाने की ज़रूरत को समझा है। 17th सेंचुरी के मैथमेटिशियन और फिलोसोफर पास्कल ने महसूस किया, इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसी फैक्ट से शुरू होती है कि वो अपने चैम्बर में शांति से बैठ नहीं सकता। आज के दौर में शांति से ज़िंदगी जीना हर दौर से मुश्किल है, लेकिन ऑथर को ये जानकर बड़ी हैरत हुई कि जिन लोगों ने इस दुनिया को तेज़ रफ्तार बनाने के लिए टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करने में मदद की, वो ज़िंदगी की रफ्तार धीमी करने में यकीन करते हैं। वायर्ड मैगजीन के फाउंडिंग एग्जीक्यूटिव केविन कैली को ही ले लीजिए। उन्होंने इस बात पर किताब लिख रखी है कि कैसे टेक्नोलॉजी हमारी काबिलियत को बढ़ा सकती है, लेकिन वो अपने घर में बिना किसी स्मार्टफोन, टीवी और लैपटॉप के रहते हैं। इससे भी ज़्यादा यहाँ के सिलिकॉन वैली में टेक्नोलॉजीज़ के फील्ड में काम करने वाले ज़्यादातर लोग इंटरनेट सब बात मानते हैं, जिसके तहत वो अपनी लगभग सभी टेक्निकल डिवाइसेस को हफ्ते भर के लिए बंद कर देते हैं
वो जानते हैं कि एक फिंगर टिप पर दुनिया भर की जानकारी होना कोई छोटी बात नहीं है। हमें इससे दूर जाना सीखने की जरूरत है ताकि हम इसके आगे भी कुछ सोच, समझ और देख सकें। तब हम पता कर सकेंगे कि कहाँ पर सबसे ज्यादा खतरा है। ऑथर की दोस्त और स्टैनफोर्ड रिसर्चर एमा ने कुछ ऐसा ही इमेजिन किया जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया कि कैसे स्टिलनेस PTSD का इलाज करने में मददगार हो सकती है। स्टडी के लिए जरूरत भर पैसों का इंतजाम करने के बाद उन्होंने तंदुरुस्त मिड वेस्टर्न मिलिट्री वेटरन के हफ्ते भर के योगा बेस्ड ब्रीथिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार किया। उन्हें इस चीज में ना कोई दिलचस्पी थी और ना ही यकीन। वो इसे हिप्पी डिपशिट सा कुछ कहते थे। लेकिन इस प्रोग्राम के बाद उन्होंने अपने सिस्टम्स में काफी बेहतरी महसूस की। उनकी स्ट्रेस, एंजाइटी और रेस्पिरेशन रेट में कमी आ गई थी। वहीं जिन लोगों ने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं किया था उनमें कोई बदलाव नहीं आया। जब उन्होंने एक हफ्ते और फिर 1 साल के बाद उस ग्रुप का टेस्ट किया तो उनके अंदर इम्प्रूवमेंट बढ़ती जा रही थी। एक वेटरन ने यहाँ तक कहा कि वो उसे मौत से वापस ले आई है। एमा के हस्बैंड एंड्रयू, जो एक मरीन थे, उन्होंने भी ये एक्सेप्ट किया कि स्टिलनेस काफी ज्यादा असरदार है। शुरुआत में उन्होंने 40 दिन का स्टिलनेस प्रोग्राम को कुछ हद तक गलत साबित करने के लिए ही ज्वाइन किया था। साथ ही उनके अंदर मौजूद डिसिप्लिन ने भी उन्हें इस मिशन का रिजल्ट जानने के लिए इनकरेज किया। उन्होंने महसूस किया कि 1 घंटे का कंसंट्रेटेड मेडिटेशन न सिर्फ उनको खुशी देता है बल्कि वो अपने आसपास मौजूद खतरों और टारगेट को भी पहचानने में मददगार है। वो अपना काम काफी बेहतर तरीके से करने लगे और अपनी पर्सनल लाइफ भी इंजॉय करने लगे। हर कोई अपनी जिंदगी में कुछ स्टिलनेस तो डेवलप कर ही सकता है। कुछ भी नया करने की तरह ही अपनी जिंदगी में शांति लाने के लिए भी हिम्मत की जरूरत होती है, लेकिन ये आसान काम नहीं है। ऑथर कहते हैं कि वो मीट खाना, वाइन पीना और सेक्स करना बंद कर सकते हैं, लेकिन अपना ईमेल चेक करना नहीं। वो सेकुलर सब बात मैनेज करने में कामयाब है। उनका मानना है कि जब वो वापस आकर काम करते हैं तो उनका काम बेहतर होता है। थियोलॉजियन एब्राहम जोशुआ हेशल ने सब्बात को जगह के बजाय टाइम में बनने वाला कैथेड्रल कहा है। अय्यर के लिए सेकुलर सब्बात का मतलब कुछ वक्त के लिए अपने दिमाग को बिना किसी डायरेक्शन और मकसद के काम करने देना है। हम में से बहुत सारे लोग एक तरह से वक्त का जुल्म झेल रहे हैं, लेकिन जब आप वक्त के अंदर काम करने की फिक्र नहीं करते, अक्सर तब भी इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडिया आता है। रेस्ट पीरियड के दौरान आपको एहसास होता है कि सिर्फ सुनना और अपने हर थॉट को पेपर पर उतारने से ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है आपको लगता हो कि अपनी डेली लाइफ की डिमांड से ब्रेक लेना एक सेल्फिश कदम होगा, या फिर ये लगता हो कि ऐसा सिर्फ प्रिविलेज लोग ही कर सकते हैं। हकीकत में जो बहुत ज़्यादा बिजी या स्ट्रेस में होते हैं उन्हें स्टिलनेस का ज़्यादा फ़ायदा होता है। कहीं न जाने के लिए थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपनी ज़िंदगी में वो क्वालिटी आ सकती है जो आपको लोगों के करीब ले आएगी, और उसके बाद आप इस दुनिया का सामना करने के और काबिल बन जाएंगे। शायद लियोनार्डो कोहेन का आधी सेंचुरी तक ऑडियंस के बीच गूंजते रहना इस बात का सबूत है। 2012 में कोहेन ने सीरियस लिरिक्स, अनएक्साइटिंग टाइटल, पुराने आइडियाज़ वाला एक सॉन्ग रिलीज किया। वो हमेशा डार्कनेस, तकलीफ और मौत से डरते रहते थे, इसके बारे में फिक्रमंद रहते थे, लेकिन जिंदगी ने उन्हें इन टॉपिक को बहुत गहराई से जानने का मौका दिया। बुद्धिस्ट सेंटर छोड़ देने के बावजूद वो अपने सॉन्ग्स में एक कामनेस और स्टिलनेस लेकर लौटे थे। उनका एक एल्बम ग्लोबली काफ़ी कामयाब हुआ। अय्यर ये देखकर हैरान थे कि उनका एल्बम 26 देशों के टॉप चार्ट में शामिल था। उनमें से 9 देशों के टॉप 5 एल्बम में से था। वो सोचने के लिए मजबूर हो गए कि इस शोरगुल से भरी दुनिया में 77 साल के एक मॉन्क के एल्बम को इतना पसंद कैसे कर सकते हैं लोग। शायद ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं लोग अपने आप से दूर कहीं जाना चाहते हैं, दुनिया के डिस्ट्रैक्शन से दूर जाना चाहते हैं। यहाँ तक कि अगर हम कहीं ना जाने की बात करते हैं तो हम उन लोगों के काम की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी से चल चुके हैं और दोबारा इस दुनिया में लौट आए हैं, लेकिन उनके काम में वो स्टिलनेस मौजूद है। शायद हकीकत में हम जिस चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं वो जिंदगी की रफ्तार को कम करके शांति से बैठना ही है। कुल मिलाकर जब हम कोई ऐसी जगह जाते हैं जो सच में शांत है तो हमारे अंदर एक नया नज़रिया डेवलप होता है, हम फ्रेश महसूस करने लगते हैं। बहुत सारे राइटर्स और स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर जिन्होंने स्टिलनेस का रास्ता चुना, उन्हें लाइफ टाइम की नॉलेज मिलती है।
आपको स्टिलनेस की प्रैक्टिस को बोझ समझने की या इससे डरने की जरूरत नहीं है। दिन भर में सिर्फ कुछ मिनट शांति से गुजारने से आप अपनी मौजूदा जिंदगी एंजॉय करना सीख लेंगे।